नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। समाज में एक चीज़ देखी गई कि बहुत से लोग या तो लड़कों द्वारा उपेक्षित अपमानित करने पर रोते हैं या लड़कियों द्वारा अंतर्जातीय विवाहों के चलते वो दुखी और वेदना को पाते हैं। ये दो प्रमुख कारण दुख के नए उभर कर आए हैं। इसी के विषय में हम आज प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। शीर्षक रूपांतरण है। अमावस्या की अंधेरी काली रात द्वारा रचित अंधकार के महाचक्र को तोड़ना ही प्रकाश है। उस सघन काली रात के समय ऐसा लगता होगा कि क्या यहाँ पर कभी अरुणोदय भी होगा। यदि हम अपने अनुभवों का सहारा न लेते तो यही एहसास करते रहते कि इस अंधकार में प्रकाश की किरणों की कोई संभावनाएं नहीं हैं। हमें ये स्वीकार करना कठिन होता कि घोर अंधकार ही प्रकाश के आवाहन की पहली प्रक्रिया है। अंधकार का मानवीय दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार रात और दिन, चांदनी रात, अंधेरी रात का होना एक चक्र है। मानवीय अंधकार थोड़ा सा विपरीत होता है। वहाँ उसकी भावनाएं भी एक पहलू हैं। भावना का ये पहलू उसके हृदय की गहराइयों में जाकर अंधकार में बेबस लाचार सा अपने आप को ठगा सा पाता है। हर्ष के, उल्लास के, गौरव एवं गरिमा स्थापित करने की सारी संभावनाएं समाप्त सी लगती हैं। वो इस तथ्य को सहज ही स्वीकार नहीं कर पाता कि जिस अंधकार से वो इतना व्यथित है, जिसके चलते वो ये अनुभव या कल्पना भी नहीं कर पा रहा है कि अपने अंधकारमय जीवन में, जहाँ जीवन को गतिमान बनाए रखना ही एक चुनौती भरा कार्य है, तो असंभव सा लगने वाले जीवन में बसंत भी आ सकता है। बसंत आना भी चाहेगा तो कैसे आएगा? वास्तव में जब किसी कारणवश विषाद की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उस विषाद के कारण घोर अंधकार को पाता है, उस अंधकार के धुंधकलकों में क्रमिक रूप से स्वयं को विलीन होता हुआ महसूस करता है, उसे लगता है कि उसके जीवन के सभी स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गए हैं। इसी विचार के जन्म होने का तात्पर्य है कि हमारा कायरतापूर्ण जीवन की शुरुआत होती है, जिसे हम दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं। बेशक जब हम अंधकार में होते हैं तो ये वो अंधकार अपने आप नहीं आते। प्रकाश में चलते चलते हम थक जाते हैं। प्रकाश में गति होती है, गति के कारण हम विश्राम करना चाहते हैं। पूर्ण विश्राम के लिए गहन अंधेरे की आवश्यकता होती है। अपने विश्राम स्थल को तैयार करने के लिए हम जीवन में अंधकारों का आवाहन करते हैं। हमारे आवाहन का ही यह परिणाम होता है कि हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है। वहाँ प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई देती। हालांकि अंधकार के आवाहनों को कैसे किया जाता है यह हमें ज्ञात भी नहीं रहता है। फिर भी हम अंधकारों को, विषादों को, पीड़ाओं को और वेदनाओं को आमंत्रित करने की भूमिका में अग्रसर होते जाते हैं। इस प्रकार के आवाहन कैसे और किस प्रकार किए जाते हैं, उसका ज्ञान हमें साहित्यों, परंपराओं एवं सामाजिक मान्यताओं से प्राप्त होते हैं, हमारी संलिप्तताओं से आती है। वास्तव में आपने अपने आप को, अपने स्वरूप को कई बार बदला है, कई बार रूपांतरित किया है। अंधकार का महाचक्र आपके इर्द गिर्द कौन से लोग निर्मित कर सकते हैं? अपनी संलिप्तता के कारण कहीं न कहीं उनके सम्मुख आप अपनी निजता को भी उन लोगों के सम्मुख समर्पित कर देते हैं। यह संलिप्तता इस स्तर तक पहुंच जाती है कि उनके हित ही आपके हित हैं। अब वहाँ आपका व्यक्तित्व विराट से संकुचित स्वरूप ले लेता है। ऐसे में होता क्या है? आप तो पूर्ण स्वतंत्र रह नहीं गए। ऐसे में व्यक्तित्व संकुचित होने के कारण जिन लोगों से आपने अपने आप को संलिप्त कर दिया है, वे लोग समझदार बन जाते हैं
और आप बावले बने रहते हैं। यद्यप कुछ घटनाएं हमारे सामने आए, वो ऐसी घटनाएं हैं जहां पर उनके अपने लोगों ने ऐसे अंधकारों के महाचक्रों का निर्माण किया कि उस अंधकार से प्रकाश की किरण देखने के लिए रोते बिलखते रहते हैं। वो इस स्तर से अंधकार में अपने को विलुप्त कर लेते हैं कि उनका मन, उनकी आत्मा सब कुछ जर्जर हो जाती है। हालांकि वे अपने लड़के ही होते हैं। दूसरा अंधकार फैलाने की कोशिश करेंगे तो आप उससे गहरे से गहरे संबंध होने के बावजूद उससे आप अपने आप को पृथक कर लेंगे। बच्चे हैं तो अपने बच्चों में आप अपना प्रतिरूप मानते हैं, अपनी छाया मानते हैं। कोई अपनी छाया को अपने से पृथक किया जाना आसान नहीं होता है। यहाँ एक बात सामने रखना चाहता हूँ, यदि आपकी संतान है, संतान से आप संलिप्त हो जाते हैं तो उससे बहुत सी अपेक्षाएं पाल लेते हैं। समाज भी उनके मस्तिष्क में ये भरने से नहीं चूकते कि आपका पुत्र आपके बुढ़ापे का सहारा है। उसे आप अपना सहारा मान लेते हैं। आपने अपना रूप उनमें देखा, उनके प्रति इतना भाव जागा कि उनके प्रगति से में आप अपनी प्रगति, उनके मान सम्मान को अपना मान सम्मान मान लिया। अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को आप द्वारा उनके साथ रूपांतरित करने का परिणाम होता है कि लड़के द्वारा उपेक्षा अपमान करने पर आप अपने चारों ओर अंधकार पाते हैं। बेशक इस प्रकार की भावना के पीछे होता क्या है? जब आप पूर्ण संलिप्त हो जाते हैं तो आपके अंदर स्वयं के लिए जो आदर था, जो भाव था, जो प्रेम था, उन सबको लड़कों के साथ संलिप्त करते हुए ऐसे व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित कर लिया जहाँ सब थे, सब कुछ था, परंतु वहाँ आप नहीं थे। जब आप स्वयं का सम्मान, गर्व, मूल्य लड़कों में समाहित कर दिया तो आपने स्वयं के मूल्यों को नष्ट कर दिया। तो बच्चे आपका सम्मान क्यों करेंगे, आपको मूल्य क्यों देंगे? क्योंकि वो जान गए हैं कि आपने अपने आप को उनके साथ संपूर्ण रूप से संलिप्त कर लिया है। हाँ, ये बात तो लड़कों द्वारा अंधकार सृजन की बात थी। अब चलते हैं उस व्यवहारों के बारे में जिसके चलते व्यक्ति ऐसी अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां उनको विश्वास होता है कि वो ऐसी अंधियारों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां सूर्य का प्रकाश भी उस अंधेरे को मिटाने की क्षमता नहीं रखता है। वो है आधुनिक पीढ़ी के लोग प्रेम विवाह को वरीयता देने लगे हैं। यह पीड़ा खासकर लड़कियों के संदर्भों में विशेषकर लागू होती है। लड़कों के बारे में अधिक पीड़ादायक नहीं होता है, कारण प्रत्येक मनुष्य में अपने वंश के गौरवशाली घटनाओं से अपने को गर्व सा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़का किसी को अपना लिया तो भी उस महिला द्वारा उसके ही वंश को आगे बढ़ाया जाएगा। यही धारणा उसके अंदर समायोजन की क्षमता को बढ़ा देती है और विषाद का कारण नहीं बन पाती। अब चलते हैं लड़कियों द्वारा प्रेम विवाह। उसमें भी अंतर्जातीय विवाह स्थित हो जाने पर माता पिता अपने आप को गहरे अंधेरे में पाते हैं। कभी कभी तो यह पीड़ा उस हद तक पहुंच जाती है कि वो प्रकाश खोजने की चाहत के पहले अकाल ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। समाज में एक परंपरा या मान्यता चली आ रही है कि सामाजिक रूप से लड़कियों का विवाह अपने कुल खानदान से बेहतर कुल खानदान एवं भौतिक संसाधनों में करने वाले व्यक्ति को समाज सम्मान एवं आदर से देखता है। माता पिता का मोह लड़कियों से अधिक होता है। उसका कारण है कि वो मानते हैं कि उनकी लड़की वह उर्वरा भूमि है जो दूसरे वंश को जन्म देते हुए गौरवपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएगी। धरती माता जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के फल फूल वनस्पतियों को जन्म देने की क्षमता रखती है, वही हाल लड़कियों का है। उसका स्वरूप मनुष्य जन्म देने के लिए विशाल धरती के रूप में है। जैसे धरती के विभिन्न क्षमताओं के कारण भिन्न भिन्न फल फूल वृक्ष और अन्न उत्पन्न होते हैं। सभी भूमि में प्रत्येक बीज को रोपित कर देने से वृक्षों का अनाजों का सृजन पूर्ण नहीं हो सकता। यदि काली भूमि में कपास का बीज रोपित किया जाएगा तो कपास उन्नत रूप से सृजित होगा। यदि कपास बंजर भूमि में
रोपित किया जाए तो इस बात की संभावना अधिक होगी कि एक तो वो अंकुरित ही नहीं होगा और होगा भी तो टेढ़े मेढ़े ढंग से। हालांकि यह वर्तमान में ही ऐसी सोच का विकास नहीं हुआ है। माता पिता की चाहत है कि उनकी कन्या जिस वंश की परंपरा को आगे बढ़ाए वह उससे श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ वर की तलाश में पहले स्वयंवरों का आयोजन किए जाते रहे हैं। देखिए, राम सीता की कहानी सबने सुनी होगी। जब सीता उस धनुष को उठाने में सफल हो गई जिसको बड़े बड़े शूरवीर हिला नहीं सकते थे, स्वाभाविक है कि माता पिता की चाहत क्या होगी, यही ना कि इस धनुष को उठाने की क्षमता रखने वाला ही उस लड़की के बराबर हो या उससे श्रेष्ठ हो, जिसके सामने सहज ही समर्पित होकर वो कन्या का दान दे सके। ऐसे ही महान व्यक्ति के बीज का रोपण हो, ऐसे बीज के रोपण से महान सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। यही मानसिकता का परिणाम हुआ कि सीता स्वयंवर का आयोजन करते हुए ऐसे योग्य वर की तलाश में सफल हो सके जिनकी योग्यता के सम्मुख उनके चरण धोने में अपने को गर्व का अनुभव करने लगे। दूसरा उदाहरण महाभारत से मिलता है। द्रौपदी की जन्म की कथा। द्रौपदी को ऐसी ऊर्जा युक्त भूमि में ऐसी आभा वाली लड़की जो अर्जुन जैसे धनुर्धर के वंश का सृजन करना जो द्रुपद को भी सहायता कर सके। कहने का तात्पर्य है कि वो लड़कों की भांत लड़कियों के साथ स्वयं में संलिप्तता पाते हैं। उनकी इच्छा होती है कि लड़कियों को ऐसा वर मिले, ऐसी संतानियों को जन्म दे जो उसके वंश से भी बेहतर हो। यही कारण है कि माता पिता लड़कियों के सुयोग्य वर की तलाश में बहुत जागरूक होते हैं। माता पिता को मालूम होता है कि भविष्य की सृजन हेतु कैसे व्यक्ति की तलाश जरूरी है। अब चलते हैं। जो लड़के होते हैं वो अपने से बेहतर लड़कियों की तलाश करते रहते हैं, उसको अपने मोहपास में बांधने का प्रयास करते हैं, जो श्रेष्ठता के मापदंडों में लड़की से अपने को कमतर आंकते हैं। तो उनके माता पिता लड़कों को अपना पूर्ण समर्थन इसलिए देते हैं कि जब उससे श्रेष्ठ कन्या आएगी तो वो कन्या उसके वंश को बढ़ाएगी। उस कन्या के बल पर जो समाज के मान्यता प्राप्त श्रेष्ठ जन उनके सम्मुख झुकेंगे। उनकी शताब्दियों से कुंठाओं से उबरने का साधन उन्हें दिखाई पड़ता है। एक बात और, जो समाज विभिन्न जातियों में विभक्त रहता है वहाँ विजातीय संबंधों में जिसका जन्म होता है वो सबसे अधिक उस लड़की के माता पिता के समुदायों के प्रति घोर शत्रुता रखने वाले होते हैं, जिसे आप औरंगजेब के उदाहरण से समझ सकते हैं। ऐसे में उस लड़की के प्रति गहरे शत्रुता भाव आप रखने लगते हैं। ऐसे विवाहों में मात्र एक आकर्षण काम करती है। मंतव्य साफ है कि लड़कियों के ऐसे कारनामे वास्तव में समाज वहाँ जातीय समीकरण बहुतायत में पाई जाती है। वहाँ कुछ जातीय संरचनाएं ऐसी होती हैं जहाँ वो अपने आप को हिमालय की शिखर में पाते हैं। अब वो पिता जानता है कि सहस्त्राब्दियों से उसके वंश का सृजन ऐसी उर्वरा भूमि में होती रही है जिसके चलते उनकी श्रेष्ठता बनी हुई है। उसी श्रेष्ठता को बनाए रखने का परिणाम होता है कि उन पिताओं के जो भी बीज परखने का अनुभव करता है उस अनुभवों को बहुआयामी बनाते हुए अन्य से जांच पड़ताल करते हुए विवाह की अनुमति देते चले आए हैं। जहाँ तक लड़कियों के वैवाहिक संबंधों की बात है, माता पिता एक यथार्थवादी एवं नितांत स्वस्थ चित्त होकर भविष्य की सुरक्षा भावनात्मक पीड़ा से बचाते हुए निर्णय लेते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, जाति समीकरणों के कारण बहुतेरी जातियाँ कुछ विशिष्ट जातियों के प्रहारों के समक्ष खुशामदी करते रहने की बात सुनते आए हैं। वो विशिष्ट जातियों के लड़कियों से अपने वंश को आगे बढ़ाने की मानसिकता में तत्पर रहते हैं। ऐसे में होता क्या है, ऐसे लड़के अपने हेल्पिंग नेचर का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञात रहता है कि लड़कियां इमोशनल रूप से कमज़ोर होती हैं। वही लड़कियां प्रभावित होकर उनके प्रति आकर्षित होकर प्रेम विवाह कर लेती हैं। मंतव्य साफ है कि लड़कियों के ऐसे कारनामे से आप अपने आप को घोर अंधेरे में पाते हैं।
यहाँ जो आपके लड़के या लड़कियों में अपनी संलिप्तता पाते हैं, गहरे भावनाओं में पाते हैं, उनके साथ प्रेम स्नेह से जुड़ते हैं। जब आप अपनी निजता उनके सम्मुख समर्पित करते हैं तो उन लोगों की भांति अपने आप को बना लिया था। उससे जब अपनी संलिप्तता हटा लेंगे, यहाँ पर आपके मूल्य अलग है, लड़कों के मूल्य अलग है। जब दोनों के मूल्यों में व्यापक अंतर है तो वहाँ पर अपने भावों के साथ जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है। आपका उनसे भिन्न एक पृथक व्यक्तित्व है, उनका व्यक्तित्व आपसे भिन्न है, दोनों के मूल्य भिन्न भिन्न हैं, दोनों की दिशाएं भिन्न हैं, सोच भिन्न है, तो उनसे आपकी संलिप्तता समाप्त हो जानी चाहिए। संलिप्तता समाप्त हुई, उनके प्रति भाव समाप्त हुए। भाव समाप्त होंगे तो उनसे पाली गई अभिप्राएं, आपकी अपेक्षाएं भी समाप्त होंगी। ऐसा हुआ तो फिर से आपका व्यक्तित्व अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पुनः रूपांतरित होकर एक प्रकाश की ओर बढ़ते जाएंगे। अपने लड़कों के सानिध्य में रहने का परिणाम होता है कि आप उनके अनुरूप बनने के लिए कई बार अपने व्यक्तित्व को रूपांतरित करते हैं। जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो लड़कों या लड़कियों के अंदर आपके मूल्यों को नकारते रहने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो उनके प्रति जो आप पहले अपने को रूपांतरित किया था, वहाँ अपने मूल्यों को रूपांतरित करते हुए, उनसे संलिप्तता का त्याग करते हुए सबसे मुक्त, सबसे स्वतंत्र अपने व्यक्तित्व को पुनः रूपांतरित करने में सफल हो गए तो सारे विषाद, सारे अंधकार समाप्त हो जाएंगे और एक प्रकाश का अनुभव कर सकेंगे। बस आपको करना क्या है, संलिप्तता के अपने फैसले की तलवार से काटने का संकल्प लेना है। फिर आपके सम्मुख ना कोई विषाद, ना कोई पीड़ा। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना